नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा पांडे। समाचारों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रोजगार मेले के तहत प्रधानमंत्री आज सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए नव नियुक्त युवाओं को लगभग 71,000 नियुक्ति पत्र करेंगे वितरित। युवाओं को भी करेंगे संबोधित। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गाजीपुर में बूथ अध्यक्षों की बैठक में होंगे शामिल। वहां एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे मौजूद। सोशल मीडिया पर कुछ अखबारों की खबरों के आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि देश भर के फर्जी पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर होगी। पीआईबी फैक्ट चेक में ये दावा पाया गया फर्जी। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कुश्ती के खिलाड़ियों की ओर से लगाए गए आरोपों पर कहा है कि आरोप गंभीर है और भारतीय कुश्ती संघ से 72 घंटों में मांगा गया है जवाब। और अब खबरें विस्तार से। रोजगार मेले के तहत प्रधानमंत्री आज सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए नव नियुक्त युवाओं को लगभग 71,000 नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को संबोधित भी करेंगे। रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने में सहायक है। उम्मीद है कि रोजगार मेला आगे रोजगार सृजन में एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा और युवाओं को उनके सशक्तिकरण और राष्ट्र के विकास में भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करेगा। देश भर से चुने गए नव नियुक्त युवाओं को भारत सरकार के तहत जूनियर इंजीनियर, लोको पायलट, तकनीशियन, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल्स, स्टेनोग्राफर, जूनियर अकाउंटेंट, ग्रामीण डाक सेवा, आयकर निरीक्षक, शिक्षक जैसे विभिन्न पदों में शामिल किया जाएगा। ये नव नियुक्त युवा नर्स, डॉक्टर, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, पीए, एमटीएस जैसे पदों पर भी नियुक्त किए जाएंगे। तो वहीं G20 के स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक का कल दूसरा दिन था। बैठक में डिजिटल हेल्थ में नवाचार, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पर सहयोग जैसे विषयों पर चर्चा हुई। विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर भारत के प्रयासों की सराहना की और साथ ही योग का आनंद भी लिया गया। भारत की अध्यक्षता में हो रहे G20 सम्मेलन से पहले देश में विभिन्न कार्य समूहों की बैठकें हो रही हैं। इसी क्रम में पहले स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक भी केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित हो रही है। G20 स्वास्थ्य कार्य समूह के दूसरे दिन की शुरुआत एक योग सत्र के साथ हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार समेत बैठक में हिस्सा लेने वाले प्रतिनिधियों ने मशहूर कोवलम बीच पर योग करते हुए ये संदेश दिया कि जब स्वास्थ्य से जुड़े मसलों पर चर्चा हो रही है तो दुनिया के लिए स्वस्थ रहने का सबसे उपयुक्त माध्यम योग ही है। इस मौके पर डॉक्टर भारती पवार ने कहा कि योग भारत की सांस्कृतिक विरासत है जो कि निरोग रहने की शक्ति देता है। योगा हमारी सांस्कृतिक विरासत है और ऐसी विरासत है कि जो हम सबको हेल्दी रहने के लिए हमेशा सिखाती है। और अगर हम योगा डेली प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे बहुत सारे आसन हैं कि जो हमें अनेक रोगों से दूर रखेंगे। डॉक्टर भारती पवार ने दिन में बैठक के दौरान मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पर साइट इवेंट्स का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य को भारत सेवा के रूप में देखता है। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ावा देने में मदद करेगा, साथ ही भविष्य की चुनौतियों से निपटने में सहायक साबित होगा। India envisions to accelerate the efforts towards health system transformation, increasing the pace of implementation of value-based healthcare and achieving the goal of universal health coverage across the world. G20 स्वास्थ्य कार्य समूह के दूसरे दिन कई अहम विषयों पर चर्चा हुई, जिनमें डिजिटल हेल्थ में नवाचार और समाधान के माध्यम से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पर सहयोग प्रमुख है। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि भारत ने जो G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप के लिए प्राथमिकताएं तय की हैं, उन पर सभी देश सैद्धांतिक रूप से सहमत हैं। साथ ही साथ सभी देशों ने स्वास्थ्य से जुड़ी तकनीक को आपस में साझा करने पर भी सहमति जताई है। of available resources across the globe to medical travel
will create multiple pathways for increasing access to essential treatments. Therefore, cross-border collaboration between countries, between governments, वहीं बैठक में हिस्सा लेने वाले प्रतिनिधियों ने स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर भारत के प्रयासों की सराहना की और दुनिया के लिए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पर जोर दिया। I think this is an opportunity for Commonwealth and with India's leadership to progress on multiple fronts on innovation and technology to solve today's problems, to help us achieve sustainable and inclusive development. बैठक से इतर G20 प्रतिनिधियों ने किम्स हेल्थ हॉस्पिटल का दौरा किया और वहां पर स्वास्थ्य से जुड़ी तकनीक की जानकारी ली। इसके अलावा प्राकृतिक रंगों से सजी केरल की मशहूर कला मेझुतु कला को भी प्रदर्शित किया गया, जो आर्य, द्रविड़ और आदिवासी परंपरा का एक अनूठा मिश्रण है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल जनपद वाराणसी भ्रमण के दौरान सिकरोल शेल्टर हाउस का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जरूरतमंदों को भोजन और कंबल वितरित किए। मुख्यमंत्री ने शेल्टर हाउस में रह रहे लोगों से वहां की व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त की। जहां शेल्टर हाउस में आश्रय लिए लोगों ने वहां उपलब्ध व्यवस्थाओं पर संतोष जताया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शेल्टर हाउस में शौचालय एवं साफ सफाई की समुचित व्यवस्था रहनी चाहिए। ठंड को देखते हुए कोई भी व्यक्ति खुले आसमान में ना सोने पाए, ऐसे सभी लोगों के शेल्टर हाउस में सोने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर तथा श्री काल भैरव मंदिर में विधिवत दर्शन पूजन किया। जहां मुख्यमंत्री आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ गाजीपुर को प्रस्थान करेंगे। भाजपा अध्यक्ष आज गाजीपुर में बूथ अध्यक्षों की बैठक में भाग लेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल शाम वाराणसी पहुंचे। विशेष विमान से वाराणसी पहुंचने पर जेपी नड्डा का स्वागत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा पदाधिकारियों ने किया। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश के सह प्रभारी सुनील ओझा भी मौजूद रहे। बाबतपुर से सर्किट हाउस तक जगह जगह भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। साल 2024 में लोकसभा चुनावों तक अध्यक्ष पद का कार्यकाल बढ़ने के बाद उनके राज्य की ये पहली यात्रा है। आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया पर कुछ अखबारों की खबरों के आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा है कि देश भर के फर्जी पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर होगी। जहां पीआईबी फैक्ट चेक में यह दावा फर्जी पाया गया है। केंद्रीय मंत्री ने इस संबंध में ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। तो वहीं केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कुश्ती के खिलाड़ियों की ओर से लगाए गए आरोपों पर कहा है कि आरोप गंभीर है और भारतीय कुश्ती संघ से 72 घंटों में जवाब मांगा गया है। उन्होंने कहा है कि वो जल्द ही खिलाड़ियों से मुलाकात भी करेंगे। ने जो आरोप लगाए वो गंभीर किस्म के हैं और उसका संज्ञान लेते हुए भारत सरकार ने, खेल मंत्रालय ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को नोटिस भी दिया, 72 घंटे के अंदर जवाब भी मांगा है और इसके अलावा जो कैंप लगना था उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है प्रभावी रूप से। और हम सदा खिलाड़ियों से पहले भी मिलते रहे और आज भी मेरा प्रयास है कि मैं वापस जाकर खिलाड़ियों से मिलूंगा ताकि उनकी बात को सुन भी सकें और जो उचित कार्रवाई होगी वो भी करेंगे। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार कुछ और समाचारों का रुख करेंगे। आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आकांक्षी जिलों की बजट यात्रा का पहला पड़ाव है हमारा सोनभद्र जिला। जब बजट बढ़ता है, नई नई योजनाएं आती हैं जनपद के अकॉर्डिंग, तो निश्चित रूप से उस पर काम हुआ।
आकांक्षी जनपद के कारण मिलने वाले सारी सुविधाएं हैं, ये हमारे बच्चों के लिए फायदेमंद साबित हुआ है। खबरों की दौड़ में छूट जाती हैं कई खबरें, जो होती है बड़ी खबर। अब होगा हर बड़ी खबर का पूरा विश्लेषण, सिर्फ बिग न्यूज बिग एनालिसिस में। नमस्कार, बिग न्यूज बिग एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं संतोष चौधरी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए यूपी भारत का ग्रोथ इंजन बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि लक्ष्य से भी अधिक निवेश हो रहा है। सिर्फ विदेशों से ही नहीं, देश के अलग अलग राज्यों से निवेश, प्रदेश के अलग अलग जिलों से निवेश, यानी अभी पूरा फोकस इस बात पर है कि अधिक से अधिक निवेश हो। इसीलिए अलग अलग सेक्टर जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग, एरोस्पेस, IT सेक्टर, हेल्थ, सोलर, MSME हर क्षेत्र में निवेश हो रहा है। इसी को लेकर देखिए ये रिपोर्ट। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उम्मीद है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए बूस्टर डोज साबित होगा। विदेश नहीं, देश में भी बम्पर निवेश हो रहा है। देश की बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां उत्तर प्रदेश के विकास में अपना योगदान देना चाहती। निवेश से बढ़ेगा प्रदेश। निवेश के लिए हैदराबाद में रोड शो हुआ। हैदराबाद के रोड शो से 19 कंपनियों ने 24,209 करोड़ का निवेश किया। अलग अलग जगह पर रोड शो और 1-to-1 बिजनेस मीटिंग्स हो रही हैं। यूपी की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी में 2 लाख करोड़ से अधिक का निवेश मिला है। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 को भी इस निवेश से बढ़ावा मिलेगा। 2027 तक 22 गीगावाट की हरित ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने में भी सहयोग मिलेगा। निवेश से प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की कोशिश लगातार की जाएगी। सकल घरेलू उत्पादन को 4 गुना बढ़ाना है तो उद्योग, खनन और कृषि क्षेत्र पर भी फोकस करना होगा। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कृषि प्रसंस्करण उद्योग सहित सभी क्षेत्रों में मूल्यवर्धन होना जरूरी है, लेकिन ये तभी संभव होगा जब औद्योगिक निवेश होगा। जब यूपी का विकास होगा तो राष्ट्र भी आगे बढ़ेगा। अगर जिलों में निवेश की बात करें तो गाजियाबाद में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के लिए 9,080 करोड़ का निवेश मिला। मुरादाबाद से 7,815 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। गौतम बुद्ध नगर से भी 5,821 करोड़ रुपए का निवेश मिला। मेरठ की बात करें तो मेरठ से 4,775 करोड़ का निवेश मिला। कानपुर देहात से भी 4,229 करोड़ का निवेश हुआ। निवेश लक्ष्य से कई गुना ज्यादा हो रहा है, इसीलिए प्रदेश की जनता की उम्मीदें भी बढ़ गई है। निवेश का फायदा उन्हें भी रोजगार के रूप में, गांव के विकास के रूप में, अच्छे स्कूल के रूप में और स्थानीय स्तर पर उद्योग के रूप में मिले, ताकि प्रदेश में आर्थिक तरक्की हर गांव-गांव तक पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज, लखनऊ। शामली में किराना रोड स्थित आर्चिड होटल में इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि सांसद प्रदीप चौधरी, MSC वीरेंद्र सिंह, DM जसजीत कौर ने संयुक्त तौर पर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जहां इन्वेस्टर समिट में 31 उद्योगों के लिए 1665 करोड़ का निवेश हुआ। यहां पेपर मिल, गैस पैकेजिंग, रिमधुरा उद्योग, मेडिकल कॉलेज समेत विभिन्न उद्योगों के लिए उद्यमियों ने निवेश किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद प्रदीप चौधरी ने कहा कि देश में PM मोदी व प्रदेश में CM योगी की सरकार बनी है। उद्यमियों में भरोसा जगा है, उत्साह के साथ उद्योगों की स्थापना की जा रही है। उत्तर प्रदेश में अपराध कम होने से उद्योगों को बढ़ावा मिला है। यही वजह है कि शामली में निवेशकों की संख्या व निवेश बढ़ा है। उन्होंने उद्यमियों को भरोसा दिलाया है कि उद्योगों के लिए NOC, बिजली, प्रदूषण व भूमि से संबंधित समस्याओं का निदान त्वरित कराया जाएगा। खुल के आप लोगों ने निवेश के लिए आगे आए हैं। बहुत अच्छा अमाउंट, लगभग 1500 करोड़ का अमाउंट हो गया है। 1545 करोड़, 1500 करोड़ पार कर चुके हैं हम लोग। और मैं आशा भी करती हूँ कि आगे 1-2-3 दिन में और भी लोग आप लोगों को देखकर प्रोत्साहित होंगे। जो पॉलिसीज हम लोगों ने यहाँ डिस्कस करी हैं, उन्हें जानकर उनके अगर मन में कोई डाउट है तो वो डाउट भी क्लियर होगा और वो लोग भी आगे आएंगे।
तो शामली जनपद का जो टारगेट है हम लोग 2 गुना से ज्यादा अचीव कर चुके हैं। हम सब लोग मिलके उससे भी आगे अचीव करेंगे, ये मैं आशा करती हूँ। क्योंकि हमारे जिले को 750 करोड़ का बजट टारगेट था, जिसको हमने 1545 कर लिया है और आने वाले दिनों में हमें उम्मीद है कि हम 3000 तक पहुंचेंगे। उद्यमियों ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। लगभग मैं मानता हूं कि 80% इंडस्ट्री वाले आज यहां पर थे और मैं इसके लिए प्रशासन को और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत अपनी तरफ से, अपने संगठन की तरफ से, शामली जिले की तरफ से बधाई देना चाहता हूं। हमारा गवर्नमेंट का जो टारगेट था वो 750 करोड़ का टारगेट गवर्नमेंट ने दिया था, लेकिन उसे हमने उत्साह देखते हुए उद्योगों के अंदर जो उत्साह है, एक सुरक्षा की भावना एक प्रदेश के अंदर बनी है, जो योगी जी ने हमारे प्रदेश में सुरक्षा दी है लोगों को, उसके तहत आज उस टारगेट को डबल से भी ज्यादा कर देते 1545 करोड़ रुपए का MOU आज यहाँ पे साइन हो चुके और ये बहुत ही जल्दी इसी माह के लास्ट तक 3000 करोड़ रुपए हम लोग इसे निश्चित तौर पर क्रॉस कर लेंगे। उद्योगों के अंदर जबरदस्त उत्साह है। तो वहीं प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में भारत विश्व की 85% अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करने वाले समृद्ध देशों के संगठन G20 की इस वर्ष 1 दिसंबर साल 2022 से 1 वर्ष की अध्यक्षता कर रहा है। इस दौरान पूरे देश के विभिन्न शहरों में इन देशों के साथ 255 से अधिक बैठकों का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के भी 4 शहरों में जैसे कि आगरा, लखनऊ, वाराणसी तथा ग्रेटर नोएडा में G20 की विभिन्न विषयों पर 11 बैठकें आयोजित की जाएगी, जिसकी शुरुआत अगले माह 11-12 फरवरी को आगरा तथा 13-15 फरवरी को लखनऊ से होगी। उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए गर्व करने का समय है कि हमारा प्रदेश विश्व के समृद्ध देशों से आए विदेशी मेहमानों का स्वागत अतिथि देवो भव की अपनी मूल संस्कृति की भावना से करने के लिए व्यापक तैयारी कर रहा है। इसके लिए शहरों का कायाकल्प कर सजाया जा रहा है और वहां की व्यवस्था को वैश्विक मापदंडों के अनुरूप बनाया जा रहा है। ये समय प्रदेश की सांस्कृतिक विविधताओं, विरासतों, ऐतिहासिक व पर्यटक स्थलों, स्मारकों की भव्यता को विश्व समक्ष प्रस्तुत करने का बेहतर अवसर है। इससे प्रदेश की $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को बनाने में भी मदद मिलेगी। नगर विकास मंत्री ने मीडिया सेंटर लोक भवन में कल आयोजित प्रेस वार्ता में मीडिया को G20 की बैठकों के संबंध में प्रदेश में की जा रही तैयारियों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि वैश्विक स्तर पर प्रदेश की पहचान बनाने के लिए यहां की नगरीय सुविधाएं भी वैश्विक मापदंडों की हो। आने वाला महीना एक और मामले में भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो आप जानते हैं। मुख्यतः आज की ब्रीफिंग तो G20 की है, लेकिन आने वाला महीना जो है 10, 11, 12 आपको मालूम है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है। उसमें भी देश के ही नहीं बल्कि विदेश के कंपनियां, इन्वेस्टर्स, मेहमान आना अपेक्षित है। और उसी के बाद तुरंत 11 तारीख से ही हमारी G20 की भी मीटिंगें शुरू हो जा रही है। पहली मीटिंग आगरा में 11-12 फरवरी को है, फिर लखनऊ में भी 13-15 फरवरी को है। तो कहने का मतलब ये कि आने वाला जो महीना है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने लिए। हम जो है ग्लोबल बेंचमार्किंग की तरफ, कल मैं लखनऊ देखने भी गया था, कई जगहों पे जहां काम हो रहे हैं, जहां तैयारियां हो रही हैं, साफ सफाई की व्यवस्था, कहीं झाड़ झंखाड़ दूर करने की व्यवस्था, कचरे दूर करने की व्यवस्था, कैसे हम सुशोभित करें अपने नगर को कि विदेश के लोग भी आकर के उनके मन में एकदम एक जो वाव फैक्टर होता है कि हाँ मैं कहीं आया हूं, मैंने कुछ देखा है, हम कहीं गए थे। और तो उस मिजाज के साथ हमने पूरी अपनी टीम को काम करने का आह्वान किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस प्रकार की हम लोगों को सूचना दिया है। यहाँ रुकते एक और छोटे से ब्रेक के लिए। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मेरठ के सरधना में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद विजय पाल सिंह तोमर ने कहा कि परीक्षा के भय को दूर करने के लिए पीएम मोदी ने विशेष कार्यक्रम एग्जाम वॉरियर्स परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम शुरू किया है। उन्होंने स्वामी विवेकानंद को याद करते हुए कहा, स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि अपने आप को कम मत मानो। वे आत्मविश्वास जगाने की बात किया करते थे, दूसरों से नहीं बल्कि खुद से प्रतिस्पर्धा करें। यही बात हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। इसी सोच के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बोर्ड एग्जाम से बच्चे तनाव न ले, इसी परिप्रेक्ष्य में लगातार छठे वर्ष परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम 27 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। तो परीक्षार्थी परीक्षा के समय क्या ध्यान रखना चाहिए, 7 मंत्र परीक्षार्थियों के लिए और 28 मंत्र अभिभावकों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं, जो उनके द्वारा लिखित इस किताब के अंदर है एग्जाम वॉरियर्स। तो एग्जाम वॉरियर्स का आज ये कंपटीशन प्रतिस्पर्धा हुई और इन बच्चों ने, करीब 500 से अधिक बच्चों ने यहाँ हिस्सा लिया है सरधना में, जिसमें से जो बच्चे 5 बच्चे प्रतिस्पर्धा में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आए हैं उनको सम्मानित किया गया और शेष बच्चे 25 बच्चों को सम्मानित किया गया और सबको प्रमाण पत्र देने का काम किया गया है। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी ज्ञानवापी परिसर स्थित कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग मामले में भारतीय पुरातत्व विभाग को जवाबी हल्फनामा दाखिल करने के लिए 8 हफ्ते का समय दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति जे मुनीर ने लक्ष्मी देवी व अन्य की पुनरीक्षण याचिका पर दिया है। मामले पर याची अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के प्रभाव की जानकारी के लिए समय मांगा है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कथित शिवलिंग में बिना किसी छेड़छाड़ के कार्बन डेटिंग जांच की जानकारी मांगी थी। साथ ही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन केस के इस याचिका पर पड़ने वाले प्रभाव पर सुप्रीम कोर्ट से स्पष्टीकरण लेने का समय दिया था। कोर्ट ने पूछा था कि क्या ऐसी कोई विधि है जिससे कथित शिवलिंग को बिना नुकसान पहुंचाए उसकी कार्बन डेटिंग जांच की जा सके। इस पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जवाब दाखिल कर कहा है कि उसके पास ऐसी विधियां हैं जो शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए बिना कार्बन डेटिंग जांच कर सकती है। मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 8 हफ्ते का और टाइम मांगा है अपना जवाब दाखिल करने के लिए कि कार्बन डेटिंग के अलावा और भी क्या विधियां हैं जिससे कि शिवलिंग की एज डिटरमाइन हो सके। माननीय न्यायालय ने उनको 8 हफ्ते का समय दिया है। इन द मीनवाइल हमने ये प्रेयर की थी कि लोअर कोर्ट में जो प्रोसीडिंग चल रही हैं तब तक के लिए उसमें डेट न लगे। माननीय न्यायालय इससे भी सहमत हुई है। उसने ये आदेश किया है कि 20 मार्च के बाद कोई लोअर कोर्ट डेट लगाए। और माननीय न्यायालय ने यह भी आदेश किया है कि सुप्रीम कोर्ट में भी एक मुद्दा इसी के खिलाफ याचिका वहां पे पेंडिंग है, तो उसमें हम एक क्लैरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट से मांग लें कि क्या माननीय उच्च न्यायालय को इस मुकदमे को सुनने का अधिकार है या नहीं। तो वहीं मुजफ्फरनगर जनपद के नन्हेड़ा गांव में स्थित गन्ना क्रय केंद्र पर घटतोली का मामला प्रकाश में आया है, जिसके चलते गन्ना आयुक्त के आदेश पर भोपा थाने में उत्तम शुगर मिल खाईखेड़ी के मालिक राजकुमार अदलखा, अद्यासी विकास ठाकुर, सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर प्रदाता कंपनी के शरद जोहरी और तौल लिपिक पृथ्वी सिंह सहित 8 लोगों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। जनपद के खांडसारी निरीक्षक मनोज पाठक द्वारा बुधवार को भोपा थाने में लिखित तहरीर देकर 8 लोगों पर यह मुकदमा दर्ज कराया गया है। जानकारी के मुताबिक शुगर मिल अपने तोल कांटों में सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रदाता कंपनी के साथ मिली भगत कर किसानों के गन्ना तोल में घटतोली कर रही थी, जिससे किसानों को बड़ा नुकसान हो रहा था। मामले में मुजफ्फरनगर के गन्ना अधिकारी आर.डी. द्विवेदी ने फोन पर मिली घटतोली की शिकायत पर गन्ना क्रय केंद्र नन्हेड़ा प्रथम का निरीक्षण किया था, जिसमें घटतोली पाए जाने पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई है। थाना भोपा पर खांडसारी निरीक्षक द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई थी जिसमें उत्तम शुगर मिल के मालिक समेत 8 लोगों के विरुद्ध इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अभियोग पंजीकृत करने की एप्लीकेशन दी गई थी, जिसमें बताया गया था कि गन्ने की खरीद में घटतौली की जा रही है।
उस एप्लीकेशन के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। विस्तृत विवेचना की जा रही है। जो भी तथ्य आगे प्रकाश में आएंगे तो उनके आधार पर जो दोषी होंगे उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजधानी लखनऊ के पर्यटन भवन में प्रदेश के एमएसएमई मंत्री राकेश सचान सिल्क एक्सपो एवं पंडित दीनदयाल रेशम उत्पादकता पुरस्कार कार्यक्रम के आयोजन में पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने सिल्क ट्रेडर्स द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। आयोजन में बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंगाल, नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश के 40 रेशम वस्त्र उत्पादकों और बनकरों के द्वारा अपने उत्पाद का प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर रेशम उत्पादकता पुरस्कारों का भी वितरण किया गया। पुरस्कृत लाभार्थियों को बधाई देते हुए एमएसएमई मंत्री ने कहा कि प्रदेश में रेशम उद्योग के माध्यम से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रेशम उत्पादन के साथ साथ रेशम उत्पादकों की आय दोगुनी किए जाने के लिए काम किया जा रहा है। देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो आयोजन 10, 11, 12 चल रहा है, उसमें हमारे प्रदेश के सभी लोग लगे, सभी माननीय विधायक, सांसद, सभी मंत्री और पूरी सरकार। देश में और विदेश में भी लोग गए, देश में भी प्रमुख शहरों, तो देश विदेश के सभी उद्यमी हमारे लखनऊ आने वाले हैं, जो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होने की पूरी संभावना है और जिसके एमयू वगैरह हो चुके हैं। और पूरी जो लक्ष्य था सरकार का कि 10 लाख करोड़ का हम लक्ष्य रखें, हमें ऐसा महसूस होता है कि कहीं हम इस लक्ष्य से ऊपर 2 गुना इसको पार कर। और एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गांव को भी करेंगे संबोधित। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गाजीपुर में बूथ अध्यक्षों की बैठक में होंगे शामिल। वहां एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे मौजूद। सोशल मीडिया पर कुछ अखबारों की खबरों के आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि देश भर के फर्जी पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर होगी। पीआईबी फैक्ट चेक में यह दावा पाया गया फर्जी। और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कुश्ती के खिलाड़ियों की ओर से लगाए गए आरोपों पर कहा है कि आरोप गंभीर हैं और भारतीय कुश्ती संघ से 72 घंटों में मांगा गया है जवाब। समाचारों में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।